48 घंटे से उद्धव ठाकरे के एक मंत्री से बॉम्बे में पूछताछ कर रही है और ईडी की धमकी देके लोकतंत्र को तार तार किया जा रहा है, वहाँ की स्थिर सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है। आप तो देख रहे हैं नज़रों से, पूरा भारतवर्ष के लोग देख रहे हैं क्या किया जा रहा है। डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको पुलिस के घेरवा के ज़बरदस्ती फ़्लाइट में भेजा जा रहा है। एक वहाँ के विधायक जो है शिंदे जी, वो वहाँ से छूट के आए तो उन्होंने अपनी आप बीती बताई। तो ये जो भारतवर्ष की अभी जो स्थिति चल रही है ना, यहाँ लोकतंत्र को बचाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ईडी की जांच ने भी इतिहास बना दिया कि 56 घंटे की पूछताछ राहुल जी से हुई, मगर राहुल गांधी ने हमेशा बोला कि हमारा मार्ग, कांग्रेस का मार्ग सत्य और अहिंसा है, सत्य की जीत हमेशा होती है। 56 घंटे की पूछताछ खत्म होने के बाद मुस्कुराते हुए राहुल गांधी ईडी। आप देख रहे हैं बिहार आजकल और मैं हूं इमरान अली। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अल्पसंख्यक विभाग के झारखंड के प्रभारी उमैर खान। उमैर साहब, आपका बिहार आजकल में स्वागत है। शुक्रिया इमरान साहब। उमैर साहब, क्या बात है, ईडी वाले लगातार राहुल गांधी से पूछताछ कर रहे हैं। इतनी लंबी पूछताछ, क्या पूछा जा रहा है उनसे, आपको क्या लगता है? ये तो ईडी बताएंगी कि इतनी लंबी पूछताछ करने की वजह क्या रही। पूछताछ किस इशू पे है इमरान साहब? आप देखिए, इतिहास हमेशा दोहराया जाता है। नेशनल हेराल्ड पेपर, जिसका योगदान रहा है हिंदुस्तान की आज़ादी में, जिसको पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने नेशनल हेराल्ड शुरू किया था, नेशनल हेराल्ड को फिर से कांग्रेस पार्टी ने जीवित करने का प्रयास किया। कंपनी बहुत इसमें थी तो पार्टी ने अपने कोष से कुछ पैसा उसको फंडिंग किया। और ये संविधान में ये है कि कोई भी पार्टी अपना रिसाला या अपना न्यूज़पेपर या अपना चैनल चला सकती है, तमाम पार्टियों का है। अब ये बहुत पुराना मामला है। ये बेसिकली हो क्या रहा है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी किसी नेता से अगर घबराते हैं इस हिंदुस्तान में तो उसका नाम है राहुल गांधी। क्योंकि आज तक राहुल गांधी जी ने 2014 से मोदी जी की जो भी पॉलिसीज़ रहीं उसके बारे में पहले से अलार्म कर दिया था हिंदुस्तान के लोगों को। आप सोचिए, डिमोनेटाइजेशन, मोदी जी एक बैग रात में आए और बोले कि नोटबंदी कर दिया। नोटबंदी का तर्क दिया था उन्होंने कि मुझे 50 दिन दीजिए, तमाम काला धन आ जाएगा। अभी एक हफ़्ता पहले की रिपोर्ट है कि स्विस बैंक में पिछले 8 साल में 70% काला धन बढ़ गया भारत का। ये फ्लॉप। उस ज़माने में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के बहुत सारे मेन स्ट्रीम मीडिया के एंकर आके, आप सुनिएगा, तो ये बताए थे कि ये जो 2000 का नोट है इसमें ऐसी चिप्स लगी हुई है कि ज़मीन में गड्ढे में भी कोई होर्डिंग करेगा तो सैटेलाइट से पता चल जाएगा। उन लोगों पर कोई कार्रवाई हुई? 2000 का नोट मार्केट से ख़त्म हो गया, उसकी होर्डिंग हो गई, ब्लैक मनी और बढ़ गया। और 500 और 2000 के डिनोमिनेशन के 2 नंबर नोट भी मार्केट में आ गए। तो वो स्कीम फ्लॉप। उसकी वजह से नुकसान क्या हुआ कि हिंदुस्तान की जो इकॉनमी है, कंप्लीट जो रोज़गार देते हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के पास कैश का फ़्लो ख़त्म हुआ। आज देखिए हिंदुस्तान का क्या हाल है। 45 साल से सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी, महंगाई चरम सीमा पर, आर्थिक स्थिति चरमरा गई है, समाज में अराजकता फैली हुई। उसके बाद जीएसटी लाया, जीएसटी में 20 मरतबा संशोधन किया। उसकी वजह से तमाम छोटे मोटे व्यापारी का बिज़नेस ख़त्म हो चुका है। तो भाई, आपको अगर वक्त मिला है, मौका मिला है, भारतवर्ष के लोगों ने आपको इतना अच्छा मैंडेट देके यहाँ की हुक्मरानी दी है, तो डेमोक्रेसी का तो मतलब होता है कि वो वेलफेयर गवर्नमेंट होनी चाहिए। मतलब जो उनसे सवाल किया जा रहा है, ईडी जो सवाल कर रहा है, तो आपको क्या लगता है? उनका आरोप है कि भ्रष्टाचार हुआ है और भ्रष्टाचार के लिए उनसे सवाल किया जा रहा है। आपको क्या लग रहा है? भैया, कौन सा भ्रष्टाचार? ये बोगस मामले में, नेशनल हेराल्ड के केस में न कोई एक पैसा राहुल गांधी ने किसी से लिया, ना उससे 5 रुपए की प्रॉफिट है, तो इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का केस कहाँ स्टैंड करता है? तमाम वैसे जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने अपना तर्क रख दिया है। अब ईडी की जांच ने भी इतिहास बना दिया कि 56 घंटे की पूछताछ राहुल जी से हुई, मगर राहुल गांधी ने हमेशा बोला कि हमारा मार्ग, कांग्रेस का मार्ग सत्य और अहिंसा है, सत्य की जीत हमेशा होती है। 56 घंटे की पूछताछ खत्म होने के बाद मुस्कुराते हुए राहुल गांधी ईडी ऑफिस से। फिर इतने लोग सड़क पे क्यों उतर गए? आखिर सड़क पे पुलिस पूछताछ कर रही थी, आपको सड़क पे आने की क्या जरूरत पड़ी? लोकतंत्र को बचाने के लिए इमरान साहब।
आज वही ईडी 48 घंटे से उद्धव ठाकरे के एक मंत्री से बॉम्बे में पूछताछ कर रही है और ईडी की धमकी देके लोकतंत्र को तार तार किया जा रहा है, वहाँ की स्थिर सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है। आप तो देख रहे हैं नज़रों से, पूरा भारतवर्ष के लोग देख रहे हैं क्या किया जा रहा है। डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको पुलिस के घिरवा के ज़बरदस्ती फ़्लाइट में भेजा जा रहा है। एक वहाँ के विधायक जो है शिंदे जी, वो वहाँ से छूट के आए तो उन्होंने अपनी आप बीती बताई। तो ये जो भारतवर्ष की अभी जो स्थिति चल रही है ना, यहाँ लोकतंत्र को बचाना बहुत इम्पॉर्टेंट है और इस लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई उसी कांग्रेस के नेतृत्व में वही 21वीं सदी का जो सच्चा गांधी है। मैं आपको एक बात बताऊं, हम लोगों का सौभाग्य है, भारतवर्ष के तमाम नौजवानों का सौभाग्य है कि हमारे आबाओ अजदाद 20वीं सदी में महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेज़ों से लड़ के इस मुल्क को आज़ाद कराया और आज एक सच्चे और विजनरी लीडर के नेतृत्व में हम लोग फिर भारत की डेमोक्रेसी और यहाँ के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में प्रयास लाख कर लीजिए, मगर हम लोग मुखर रूप से इश्यूज़ पे बात करेंगे। हम आपके नैरेटिव पे चलने वाले नहीं हैं, हम बेरोज़गारी पे बात करेंगे। लेकिन सरकार तो ये भी कह रही है, जो योजना आई है सरकार की, उस अग्निपथ योजना में आप छात्रों को भड़का रहे हैं और विपक्ष ने ही भड़काया, इस कारण देश में इतनी हिंसा हुई है और उनका ये आरोप है। इसको लेकर आप क्या समझते हैं, क्या मानते हैं? कोई साक्ष्य होगा इसका? विपक्ष के नेता ने, हम तमाम कांग्रेस के लोगों ने एक दिन जंतर मंतर पर स्पेशली अग्निपथ की जो योजना है, जो स्कीम है सरकार की, उसके विरोध में धरना प्रदर्शन हुआ, जिसमें तमाम कांग्रेस के सीनियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और CWC के मेंबर सुबह से लेकर शाम तक धरने पे बैठे। दूसरे दिन भर भी इस पे धरना हुआ जंतर मंतर पे, कहीं पे कोई हिंसा दिखी? बल्कि कांग्रेस के तमाम सम्मानित नेता को दिल्ली पुलिस ने ब्रुटली हैंडल किया। हिंसा हुई, जो हिंसा हुई, जो ट्रेन जलाए गए, जो बहुत सारी जगहों पर आगजनी हुई, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? ये गलत है। हम तो तमाम छात्रों से, तमाम नौजवानों से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि ये जो देश की संपत्ति है, इसको जो हम क्षति पहुंचाते हैं तो ये अपनी संपत्ति को क्षतिग्रस्त कर रहे हैं। ये संपत्ति कैसे बनती है, इन नौजवानों को सोचना चाहिए। हम ही लोग, हमारे ही बाप दादा इसको कमा के जो टैक्स का पैसा दिए, उसी से देश का निर्माण हुआ है। अपनी संपत्ति को क्षति नहीं पहुंचाना चाहिए। डेमोक्रेसी में, संविधान में आपको अधिकार दिया गया है कि सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आप अहिंसा का मार्ग अख्तियार करते हुए अपनी आवाज़ को धरना सत्याग्रह के माध्यम से उजागर कीजिए और अपनी ताकत से, अपने वक्तव्य से सरकार को बैकफुट पर लाइए। आप किस तरह देखते हैं अग्निपथ योजना को? मुझे एक बात बताइए इमरान साहब, एक नौजवान, हम लोग गांव के रहने वाले हैं, 3 बजे भोर से एक नौजवान पिछले 3-4 साल से दौड़ के मेहनत कर रहा है कि हम फिज़िकल टेस्ट पास कर जाएंगे। बहुत सारे वैसे नौजवान हैं जिन्होंने रिटन, फिज़िकल, मेडिकल सब हो गया, वो इंतज़ार कर रहे थे मेरा अपॉइंटमेंट लेटर आएगा। उनकी स्थिति क्या होगी? सरकार ने उसको बंद कर दिया। अब आप बोल रहे हो कि ये जो अग्निवीर बनेंगे आप, अग्निपथ योजना के अंतर्गत 4 साल के लिए आपको फ़ौज में बहाली मिलेगी। आप नेवी ज्वाइन करो, एयरफोर्स में आओ या आर्मी में आओ, 18 साल 17 साल कुछ महीने की उम्र में आपको नौकरी मिलेगी और 22-23 साल की उम्र में आप रिटायर हो जाएंगे। तो इस भारतवर्ष का जो युवा है इस चीज़ को बर्दाश्त करेगा? ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। 3 साल से आपने कोई अपॉइंटमेंट नहीं किया, इतने सारे पद खाली पड़े हुए हैं, उसके बाद आप लेके आए हैं ऐसी योजना। भाई, सबसे पहले किसी भी स्कीम को लाने के लिए स्टेक होल्डर को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। नहीं, वो बोल रहे हैं कि समझ नहीं पा रहे हैं स्टूडेंट, उनकी जो योजना है उसको समझ नहीं पा रहे। ठीक उसी तरह जैसे वो कृषि कानून के बारे में कहते थे कि किसान समझ नहीं रहे, अभी भी वो कह रहे हैं कि छात्र समझ नहीं रहे हैं इस योजना को, इससे बहुत बेरोज़गारी दूर होगी। आप किस तरह समझ रहे हैं इसको? भाई, समझा के ही योजना लाना चाहिए था ना। डेमोक्रेसी है ना ये, कि योजना लाने के बाद समझाएंगे, योजना को लागू करने के बाद आप उसमें संशोधन करेंगे और आपके वक्ता और तमाम जो गोदी मीडिया है वो बैठ के उसकी सफाई देने लगेंगे। ये बोल रहे हैं कि 4 साल के बाद, बड़ा विडम्बना है भाई। हकीकत कभी कभी सामने आ जाती है। उसी दिन जो इनके बड़े सम्मानित नेता हैं विजय वर्गीय जी, उन्होंने कहा कि ये जो अग्निपथ योजना के तहत जो नौजवान लड़के
4 साल फौज की नौकरी करेंगे, जब वो रिटायर होंगे तो उनके वर्दी पे एक लोगो लिखा होगा अग्निवीर का, और उन्होंने कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी की तमाम ऑफिस में उनको हम सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी दे देंगे। उसके बाद आप सोचिए कि देश के जो सरहद पे लड़ता है शहादत का जज्बा रख के, जिसके बाप माँ भी मतलब जब शहीद होता है नौजवान, तिरंगे में लपेट के उसकी लाश आती है तो पूरा का पूरा इलाका उमड़ पड़ता है उसको श्रद्धांजलि देने के लिए। अब उन वीरों के लिए जो सरहद पर हमारी हिफाजत करते हैं और हम सुकून से इस भारत में सोते हैं, उनके लिए भी जब इतनी गंदी सोच है तो ये जो योजना कहाँ से सही होगी भाई। आप बोलते हैं कि 4 साल के बाद इस योजना का नोटिफिकेशन होने के बाद आप तर्क देने लगे कि 10% रिजर्वेशन वहाँ देंगे, 10% रिजर्वेशन वहाँ देंगे। कुछ कॉरपोरेट्स ने कहा कि हम भी इनको प्रेफर करेंगे। तो भाई 4 साल के बाद जिस तरह से ये ट्रेंड चल रहा है, तमाम सरकारी संस्थानों को बेचा जा रहा है उद्योगपतियों के पास, हमको नहीं लगता है कि जो ट्रेंड जितना स्पीड से चल रहा है 4 साल के बाद कोई सरकारी संस्थान बचेंगे जहां उन बच्चों को रिजर्वेशन मिलेगा। ये मुल्क आर्थिक गुलामी की तरफ जा रहा है। इमरान साहब, भारतवर्ष के तमाम नागरिक को, तमाम नौजवानों का ये दायित्व बनता है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए संविधान में जो प्रावधान है अपनी आवाज़ को उठाएं और नेताओं से मुद्दे पे बात करना शुरू करें। भाई को भाई से लड़ा के जो राज चल रहा है उसी के आड़ में तमाम गलत नीतियां बना के अपने चहीते क्रोनिक कैपिटलिस्ट को फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है और पूरा हिंदुस्तान भुखमरी की कगार पे जा रहा है। आप कहाँ ले जाएंगे? आपको क्या लगता है कि अगर आपकी सरकार रहती तो आप इस अग्निवीर जो योजना है, अगर आपकी सरकार लागू करना होता तो कैसे करते आप? पुरानी योजना ख़राब थोड़ी है। हमारी सरकार ने तो, कांग्रेस के रेजिम में तो इस भारत का निर्माण हुआ है। आज़ादी के बाद जब इस मुल्क को अंग्रेज़ों ने छोड़ा था तो उस वक्त का इतिहास आज के नौजवानों को पढ़ना चाहिए। वास्तविकता के मुल्क में क्या था, वो विजनरी लीडरशिप थी कांग्रेस की इतना दिन की, जो इस मुल्क का निर्माण हुआ और तमाम दुनिया एक नज़र से देखने लगी कि एक नया सुपर पावर उभर के आ रहा है। और 8 साल में आप देख लिए कि त्राहीमाम हो गया, अराजकता फैल गई, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, कानून का राज नहीं रहा, कानून का पैरामीटर अलग अलग हो गया, समाज को बांट दिया गया, जात और धर्म की राजनीति होने लगी। कांग्रेस ने कभी जात और धर्म की राजनीति नहीं की। कांग्रेस ने हमेशा समाज में अंतिम पायदान पर बैठे हुए लोगों के विकास के बारे में सोचा। आपको हम एक बात बताएं, लेकिन वो तो आरोप लगाते हैं कि आप ही जात धर्म की बात करके बरगलाते हैं लोगों में, ये बार बार एहसास दिलाते हैं कि ये दलित है, ये पिछड़ा है, ये मुस्लिम है। ये तो वास्तविकता है इस समाज की, उसको आप तो हटा नहीं सकते हैं ना। ये तो वास्तविकता है ना। मगर हम समाज के हर सेक्शन का विकास के बारे में योजनाएं बनाई कांग्रेस ने, और समाज के हर जात के लोगों को ज़मीन से उठा के एक स्टेज पे लाके खड़ा किया है। मगर 8 साल में वो लोग फिर से वही धरातल में जा रहे हैं। आप कैसे भूल जाते हैं वो अनप्लान्ड लॉकडाउन की घटना? लाखों करोड़ों मजदूर पलायन कर रहे हैं, पुलिस के डंडे पड़ रहे हैं, लगता था कि कोई फिरंग बाहर से लोग आ रहे हैं अपने देश में। जो हालात गुजरे हैं इस मुल्क के, कोरोना का काल वो जानिए। अभी आप देख लीजिए महंगाई कैसी है चरम सीमा पे। अभी आप देखिए बेरोज़गारी, तमाम प्रीमियम इंस्टीट्यूशंस को ख़त्म कर दिया गया। JNU जैसे प्रीमियम इंस्टीट्यूशंस को, जहाँ से हिंदुस्तान का मेन ब्रेन पैदा होता था, उस पर गलत तरह का आरोप लगा के वहाँ षड्यंत्र रच के उसको ध्वस्त करने की कोशिश की गई। तो भारतवर्ष के तमाम नौजवानों को हमेशा कंपैरेटिव एनालिसिस करना चाहिए। कांग्रेस ने इस भारत को सशक्त बनाया। आखिरी सवाल, वो कहते हैं कि सिर्फ आपको खराबी दिखती है, कभी कुछ अच्छाई भी दिखती है? एक अच्छाई गिनवा दें मोदी जी। पिछले 8 साल में एक ऐसी योजना के बारे में बताएं जो भारतवर्ष के तमाम लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। कहना है कि सब आपको सिर्फ खराबी दिखती है, उनमें कुछ अच्छाई नहीं है। देखिए, खराबी और अच्छाई की वजह यह है ना कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बिल्कुल भ्रष्ट हो गया है। ये जो मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया है, क्योंकि तमाम चैनल जो हैं वही कॉरपोरेट घराने के हैं जो मोदी जी के चहीते हैं, तो मुद्दे पे चर्चा होती नहीं है। तो आम जनता को ये कहाँ से पता चल पाएगा कि देश में क्या चल रहा है? आप खुद से इस चीज़ को समझिए कि आज की परिस्थिति में भारतवर्ष कहाँ खड़ा है। समाज के हर वर्ग को अलग अलग बांट के उनके खिलाफ दमन के, आपने क्या किया था? किसानों के खिलाफ एक बिल बनाया बिना स्टेक होल्डर से अब डिस्कस किए हुए,
उतना दिन सड़क पे बैठे रहे वो लोग, 700 किसानों ने अपने प्राण की आहुति दी, उसके बाद फिर आपको मजबूरन उस तीनों काले कानून को वापस लेना पड़ा। आप पिछले 8 साल में तो यही कर रहे हैं। हमेशा इस तरह के जो काम करती है ना ये सरकार, वो मेन मुद्दों से भटकाने के लिए आपको वो करती है, और पीछे से साइड से तमाम जो हिंदुस्तान की संपत्ति है, रेल हो, एयरपोर्ट हो, BPCL हो, पावर स्टेशन हो, पावर जनरेशन यूनिट हो, तमाम सड़कें हों, रेलवे स्टेशन हो, एयरपोर्ट हो, हर जगह अडानी और अंबानी दिख रहे हैं। तो जब मुल्क आर्थिक गुलाम हो जाएगा तो हम और आपकी आज़ादी ख़त्म हो जाएगी। लड़ाई बहुत बड़ी है। हम तमाम नौजवानों से यही कहेंगे, खुद से अपने आप को सोचो, हिंदुस्तान के इतिहास को पढ़ो, नफ़रत को ख़त्म करो मोहब्बत के माध्यम से, कांग्रेस के संघर्ष और कांग्रेस के अचीवमेंट को पढ़ लो और उससे कंपैरेटिव एनालिसिस करो। और आज का वक्त फिर वही आ गया है, उसी क्रॉस रोड पर इस मुल्क है कि वही कांग्रेस के अम्ब्रेला तले तमाम लोगों को आके इस तरह की जो सिद्धांत और इस तरह की आइडियोलॉजी वाले लोग जो शासन कर रहे हैं, जो मुल्क को बर्बाद कर रहे हैं, उनके खिलाफ लड़ना पड़ेगा, मुद्दों पे आना पड़ेगा, तभी यह भारत बिल्कुल बेहतर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।